और मैं ये डंके की चोट में बोलता हूं कि ये वाली डेरिवेशन इतने अच्छे से, जितने अच्छे से मैंने यहां पे करवाई है, इतने अच्छे से कहीं और करवाई हुई नहीं है, और इतने आसान तरीके से कहीं और नहीं करवाई हुई है। प्लीज इसको अच्छे से चेक करना। सर आज एटम आने वाला है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। एटम एटम, हालांकि ये वाला चैप्टर आप क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके पढ़ चुके। मास्टर एक होता था ना बशीरा, वो क्या करता था, मैं जब पढ़ाता होता था ना एटम को, तो वो एग्जांपल लेता होता था डस्टर की। बोलता था ए बच्चा देख लो डस्टर। क्या देखो? डस्टर। ये डस्टर हो गया, ठीक आ सकता है। और ये पहला इंसान था जिसने एटम को तोड़ा, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला भी यही जे थॉमसन था। हम शायद जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को आज 1 या 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते, पर जे थॉमसन की इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो नाच नचाता है वो इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे कूटा 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 तो इसके छोटे 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 क्या हो जाएंगे? कण हो जाएंगे। और छोटे तोड़ोगे तो और छोटे छोटे कण बनेंगे, जिसको आप बोलेंगे एटम। क्या बोलेंगे? एटम। अब परेशानी वाली बात नहीं है, अपन को सब आता है। दोबारा करेंगे, आपके सामने डेरिवेशन करेंगे। देखो, हाय एवरीवन, हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर, कैसे हो सब लोग? हाँ बढ़िया सर, आज एटम आने वाला है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। एटम एटम, हालांकि ये वाला चैप्टर आप क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके पढ़ चुके हो, बट इसमें 3 टॉपिक नए हैं जो आपने बिल्कुल पढ़े नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज मैं पहले आपको बोलना चाहता हूं कि प्लीज टेंशन में लेके चीजों को हैंडल ना करो। मतलब टेंशन में चीजों को हैंडल ना करो, आराम से चिल होके, मतलब रिलैक्स दिमाग के साथ। जितना रिलैक्स रहोगे, कूल रहोगे, काम रहोगे, उतना अच्छा काम कर पाओगे। ये हड़बड़ाई में काम नहीं करना है, रिलैक्स होके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके काम करना है। जो बच्चा समझदार है समझ गया कि मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक? अच्छा, चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज एटम। एटम 70 में से 70 नंबर लाने हैं, पेपर यहीं से बनेगा। दिस इज नॉट अ वन शॉट, दिस इज अ गन शॉट विद करंट ईयर टॉपिक्स एंड करंट ईयर क्वेश्चंस। ओके सर जी, चले शुरुआत करते हैं। इधर देखना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम। मैं पहले आपको एटम के बारे में चीजें बताना चाहता हूं। एटम क्या होता है? एक्चुअल में कायनात की हर एक चीज, मैं जब कायनात बोलता हूं मैं बोल रहा हूं यूनिवर्स की हर एक चीज। जैसे पहले हमारा मास्टर एक होता था ना बशीरा, वो क्या करता था, मैं जब पढ़ाता होता था ना एटम को, तो वो एग्जांपल लेता होता था डस्टर की। बोलता था ए बच्चा देख लो डस्टर। क्या देखो? डस्टर। ये डस्टर हो गया, ठीक? डस्टर को तोड़ा, कूटा 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 तो इसके छोटे 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 क्या हो जाएंगे? कण हो जाएंगे। और छोटे तोड़ोगे तो और छोटे छोटे कण बनेंगे, जिसको आप बोलेंगे एटम। क्या बोलेंगे? एटम। अब मसला यह है कि एटम को कभी किसी ने अपने नेक्ड आंख से देख नहीं रखा है। तो बड़े साइंटिस्टों को क्वेश्चन था कि भाई साहब हम देखेंगे इस एटम का क्या करेंगे, इस एटम का करेंगे ऑपरेशन और फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या क्या है। आज हम सारे जानते हैं कि भाई साहब इस एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो इसके बाद वाला चैप्टर है, और उस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर खाता है। आज पता है, बट कुछ साइंटिस्टों ने तो यह भी बोला था कि एटम जो है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, एटम ही फंडामेंटल पार्टिकल है। बट आज हमें पता है कि एटम को तोड़ा जा सकता है। जे थॉमसन, अच्छा सुनो मेरी बात, एक और अच्छे से समझ लेना कि भाई साहब इस एटम को समझाने के लिए ना, या एटम के अंदर क्या क्या है इसको समझाने के लिए हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं अलग अलग दौर में।
वैसे ही हम साइंटिस्ट पढ़ेंगे, जे थॉमसन ने क्या बोला एटम के बारे में, रुदरफोर्ड ने क्या बोला, बोर ने क्या बोला, और आज जो हम मॉडल पढ़ते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो इस चैप्टर में आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। मैं आपको कट शॉर्ट आपके बोर्ड का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, और मेरा प्यारा बच्चा तू चिल होके पढ़ेगा, टेंशन लेके पढ़ने वाला नहीं है। देख मेरी बात ध्यान से समझना, देख थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता चिल होके कंसेप्ट को फील करके पड़ेगा, देखना तुझे भी मजा आने वाला। इस चीज को मतलब कुछ बच्चे मैंने देखा है रट्टा मारते हुए, ये एटम 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 जे 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 थॉमसन जे 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 थॉमसन, ऐसे नहीं पढ़ो। आप कंसेप्ट को फील करो, फिर उसको सीखो, फिर उसमें अगर कोई टफ चीज है उसको याद रखो। मतलब इस मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरह से पढ़ो कि भाई साहब कल को जब आपके भी बच्चे हो, आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, एटम, आपको किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, आप क्विकली बताओ कि एटम क्या होता है। बात समझ आई कि नहीं आया? वी आर द नेक्स्ट जनरेशन। ओके जी, डन। पहला 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 साइंटिस्ट कौन था? दैट इज जे थॉमसन, मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन चाचा ने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। इसने क्या बोला? इसने बोला कि जनाब एटम को तोड़ा तो जा सकता है, इसने तोड़ा भी था, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है, हाँ, बट वो उतना डीप में नहीं जाना। इसने बोला एटम को तोड़ा जा सकता है, और ये पहला इंसान था जिसने एटम को तोड़ा, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला भी यही जे थॉमसन था। हम शायद जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को आज 1 या 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते, बट जे थॉमसन की इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो नाच नचाता है वो इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन है। तो इसने कहा क्या? इसने ये कहा कि भाई साहब कि जो आपका वो एटम है वो स्फेरिकल है, एक तरबूजे के मानिद, जैसे तरबूजा होता है वैसा ही है। इसमें एक पोर्शन साडा क्या है? रेड, और रेड पोर्शन कैसा होगा? पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सीड्स। समझ आया कि नहीं आया? हालांकि ये एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम गलत है, बट शुरुआत थी उस वक्त, तो शुरुआत में जो पहले शुरू करे तो जल्दी फेमस हो जाता है। ठीक, तो इसने क्या बोला? द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम। जैसे वो रेड 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 पॉजिटिव, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, एम्बेडेड ठोके हुए हैं इनटू इट लाइक अ सीड इन वाटरमेलन फॉर लाइक अ प्लम पुडिंग। अच्छा, प्लम पुडिंग, एक्स मास्ट्री देखा? एक्स मास्ट्री 25 दिसंबर को क्रिस्टल लोग क्या करता है, एक ट्री बनाता है ऐसे, है ना, उसमें वो बल्ब लगाते हैं ना, बल्ब, तो वो ट्री पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और वो जो बल्ब हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो मतलब इसके मुताबिक एटम क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट ड्रॉबैक क्या? डिड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूक्लियस। चाचा, इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। इसके लिए एटम ये है, इलेक्ट्रॉन 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 एंड पॉजिटिव चार्ज रेड कलर का। बट हमारा रुदरफोर्ड ये लेके आया था, आज भी ये वाला एटम बड़ा सिग्निफिकेंस है, ऐसा एटम होता है, ऐसा एटम नहीं होता। और इसने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। ओके सर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, मुझे यह पता है कि यहां पे रुदरफोर्ड और गलत हो गए थे ना, जे थॉमसन यहां पे गलत हो गया था। अब रुदरफोर्ड एक नया साइंटिस्ट इसकी गलती को ठीक करने के लिए आया, ठीक है। और रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? दैट इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देख, अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो मैन मोटिव है ना, जो मैन एम है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एम होता है। क्या एम है? कि भाई साहब हमने एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से जानना है, ये एम है। अब देख, एम तो मुझे पता चल गया कि एम क्या है। एम ये है चाचा कि हमने
टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हमने क्या क्या लगाना है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या, अपरेटस क्या क्या है। अपरेटस ये है कि यहां पे आपने एक एमिटर लगाना है। एमिटर, जो एमिटर क्या करेगा, हीलियम 2 पॉजिटिव रेस को ऐसे 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 अंदर ड्र अंदर ड्र अंदर ड्र अंदर, और इसी हीलियम को क्या बोलते हैं, अल्फा रेस। बीच में से ये ओपनिंग सी है ताकि निशाने पे जाके लगे, ठीक है, ये निशाने के लिए, ये मतलब एक सुराख सा लगा है, एक स्लिट है, स्लिट, ठीक है। और ये जो है ये गोल्ड फॉइल है। वो जैसे आप खाने टिफिन, जो टिफिन होता है ना, टिफिन में आप चपाती ले जाती हो, हम इधर फुलके बोलते हैं, उसको लपेट के लेके जाते हैं ना, रोल करके, वो एक फॉइल है, वो सिल्वर फॉइल है, बट यहाँ पे जो शीट लगी हुई है वो किसकी शीट लगी है, दैट इज गोल्ड की शीट लगी है। और इसके पीछे क्या है, दैट इज जिंक, या मैं अच्छे से बोलूँ तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है। ये पीछे जिंक सल्फाइड की क्या है, स्क्रीन है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एमिटर है, अल्फा पार्टिकल है, गोल्ड फाइल है, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अ थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मेड टू इंसिडेंट ऑन अ थिन गोल्ड फाइल। उसकी थिकनेस कितनी होती है, दैट इज 10 रेज टू पावर -8 टू 10 रेज टू पावर -6 मीटर तक उसकी थिकनेस है। मतलब यहां से अल्फा रेज क्या करेंगे, यहां से डर और इस गोल्ड फाइल पे पड़ेंगे। क्या होगा उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। a detector which is a photographic plate is placed behind, जैसे ये गोल्ड फाइल है, इसके बिहाइंड पे हमने एक डिटेक्टर लगाया है। डिटेक्टर मतलब जो डिटेक्ट करता है, जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रखी है बिहाइंड द गोल्ड फाइल टू डिटेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, स्कैटरिंग का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल पे जब कोई चीज मारी जाती है, वहां से टकरा के जब वापस आती है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो स्कैटरिंग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल बाय टिनी पार्टिकल्स। स्कैटरिंग है क्या, रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये अल्फा पार्टिकल रेज आ रहे हैं, तो कुछ रेज देखो, कुछ रेज क्या हो रही है, ऐसे पहला रे मैक्सिमम रेज ऐसे ही पास हो जा रही है, ऐसे फाइल को चीरती हुई पास हो जा रही हैं। कुछ क्या हो रही है, कुछ थोड़ा सा बेंडिंग शो कर रही है, कुछ और बेंडिंग शो कर रही है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, एक केस है कि मैक्सिमम ऐसे ही पास हो जाएंगी, दूसरा केस क्या है कि रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी बेंड होके, मतलब यहां पे कोई पार्टिकल होगा, यहां से बेंड होंगी तो इधर हो जाएंगी। और कुछ क्या होंगे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस। ये 3 ऑब्जर्वेशन किसने देखी है, रुदरफोर्ड ने देखी है। कौन कौन सी 3 ऑब्जर्वेशन, अगर आप ध्यान से देखो, ये साड़ी गोल्ड फाइल, इसको अगर जूम करके देखोगे, तो इधर इसके बीच में क्या होंगे, एटम्स होंगे ना, एटम्स, ऐसे एटम्स होंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब करवाऊंगा। इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब मैं ऐसे बना रहा हूं, बट अभी हमें पता नहीं चला था कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। तो पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हुई, पहली ऑब्जर्वेशन ये हुई कि भाई साहब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि भाई साहब ऐसे पार्टिकल आए और यहां कुछ खाली जगह थी, या मैं अच्छे से बोलूं, इधर कुछ पार्टिकल ऐसे आए, यहां पे कुछ नहीं था, तो यहां से चिरते हुए बाहर, ठीक है। तो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैक्सिमम रेस पास्ट एज सच, कि मैक्सिमम रेस ऐसे ही पास कर जाती हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई साहब कुछ रेज ऐसी थी, जाती थी, टकराती थी और उसी रास्ते पे वापस आ जाती थी, है ना। दूसरी क्या थी, मिनिमम रेस, ज्यादा नहीं, मिनिमम रेस रीट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को
रीट्रेस करती थी, मतलब जाती थी न्यूक्लियस के पास, टकराती थी तो वापस आ जाती थी। अब देख जा रहा कौन है, दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव। यहां पे भी कुछ पॉजिटिव जैसी चीज होगी, अब पता चला कि इधर सेंटर में पॉजिटिव होगा, टकरा के वापस आएगा, ठीक है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, देख ये यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से गया हीलियम 2 पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम के कहां पहुंच गया होगा, इधर ऐसे घूम रहा होगा। तो जब यहां पे गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ये वाला इधर आ गया होगा, तो ये किसके पीछे भाग गया, ऐसे भाग गया। तो एक ऑब्जर्वेशन ऐसे ही निकल जाएगी, दूसरी ऑब्जर्वेशन रीट्रेस द पाथ, और तीसरी बेंड होके जाएगी। पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन और तीसरी ऑब्जर्वेशन। आप होप आपको ना ये चीज अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी, तीसरा क्या था, सम रेस डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल, और कुछ क्या रेस क्या करेंगे, क्या हुआ, इधर इधर आना, हैंडसम लग रहा है, कुछ नहीं होता। अरे हो जी निकम्मे, इंटरनल फेल है इनका। मेरा किधर फेल है जी, लाइव है वैसे। हाँ, ये तीन ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। मैक्सिमम रेस पास्ट एज सच, सम रिट्रेसिस पार्ट्स, और कुछ क्या हो जाते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे, ठीक। अब हुआ क्या भाई साहब, अब हुआ ये मैंने ऑब्जर्वेशन लिख रखी हैं, होप्स, तो मैंने ऑब्जर्वेशन दोबारा लिख रखी हैं, तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर को काटा ही मार देता है ना, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने करवा दिया। कंक्लूड क्या किया आपने, देख क्या जानी इधर इधर सुनना, उसके बाद है हमारे पास दैट इज कंक्लूजन, कि हमने कंक्लूड क्या किया, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा दिखेगा। हमने ये कंक्लूड किया कि यार सेंटर में लार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, बट वो बिखरा नहीं होगा, एक जगह सुकड़ा होगा, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियस। बात समझ है कि नहीं है। पहली कंक्लूजन क्या है, लार्ज पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला कौन है, दैट इज रुदरफोर्ड। ये चीज भी बताओ, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ये बताओ कि हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, कमेंट सेक्शन भर जानी चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कमेंट सेक्शन भर जानी चाहिए, ठीक है। ओके जी, डन। दूसरा, सर कैसे सवाल पूछते हो, नीट में तो ऐसे आते नहीं है, बोर्ड में भी नहीं ऐसे आते हैं, ऐसे ही थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, अपन गरीब वाले का भी कुछ भला हो जाएगा, समझ आया कि नहीं है। 12th वालों देखना, नीट के लिए भी कुछ करवाऊंगा, याद रखना, नीट के लिए भी कुछ करवाऊंगा इसी साल, और पूरा पेपर नीट का बनेगा यहीं से, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बात समझ आई कि नहीं है। अब सुनो इधर, उसके बाद क्या था, देखो ये हीलियम 2 पॉजिटिव आया ना ऐसे, और वापस भी ये हीलियम 2 पॉजिटिव बन के ही जाने वाला है, ड्र 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 ड्र। एक बात खत्म होगी। उसके बाद ये ऐसे है, और देखो तो मैक्सिमम स्पेस खाली है एटम के अंदर, हीलियम 2 पॉजिटिव जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया, ठीक है। मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली है। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देख ये समझना ध्यान से, मैं थोड़ा दूसरा चक्कर मरवा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है, वैसे भी घुमा दोगे कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है। मैंने ऐसे, क्योंकि पहले मैंने ऐसे ही घुमाया था, तो अभी भी मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं। देख
हीलियम 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल अट्रैक्ट करेगा, इसके पास जाएगा, बट ये वाला चाचा इधर पहुंच गया होगा तो ये वाला यहां से इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इससे बना हमारा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आपके सामने है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। मेरी बात अच्छे से समझना, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। इस पे ई चार्ज होता है बट प्लस ई होता है। इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज एन ई। और अच्छे से बोलूं, एन नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर से, Z इंटू ई चार्ज है इधर। अब ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इसमें और इसमें क्या है, एक प्यार है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, प्यार है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और यही फोर्स से ये इसको क्या करने लग जाता है, घुमाने लग जाता है। क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही घुमाने वाली फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दैट इज कूलम्बिक फोर्स, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर अपॉन R। इतना बच्चे को आना चाहिए। ये मैंने कंक्लूड किया है, समझ आया कि नहीं आया? अब देख ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एन एटम इज इमेजिनरी टू बी स्फेरिकल इन शेप सच दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज नियरली द होल मास कंसेंट्रेटेड एट अ कोर ऑफ द एटम नोन एज न्यूक्लियस। अब ये जब कंक्लूड कर दिया गया तो मैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पे पहुंच चुका हूं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम स्फेरिकल है, सेंटर में लार्ज पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास भी बहुत ज्यादा है बट सुकड़ा हुआ है एक जगह, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर खा रहा है। इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर खा रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ सो दैट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाली चीज जो मैंने अभी समझाई, सो दैट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज supplied by electric force of attraction between the nucleus and the electron. Total amount of positive and negative charge is equal in an atom so that atom is electrically neutral. उसने ये भी कहा कि जैसे प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, जितना प्रोटॉनवा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनवा होगा। ये चीज भी रुदरफोर्ड ने बोली थी। चलो आगे। ड्रॉबैक क्या है इस मॉडल ऑफ एन एटम का, फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने से फेल हो गया। कैसे, देख मेरी बात ध्यान से समझना, देख ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या करता है, चक्कर खाता है। जब चक्कर खाता है तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन चक्कर खाएगा मतलब एक्सेलरेट करेगा, तो ये कुछ रेडिएशन बाहर निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकालता है। तो वेव्स बाहर निकालता है तो ये ठक्का 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 एनर्जी लूज करेगा और कहां जा जुड़ेगा, न्यूक्लियस में। बट ऐसा कुछ नहीं होता है चाचा जी। ओके, इसलिए हमारे पास नया मॉडल ऑफ एन एटम आया जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, दैट इज बोर मॉडल वाज गिवन बाय नील बोर। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज स्फेरिकल, कि एटम क्या होगा, स्फेरिकल होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट रेडियस। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, बात समझ आई। क्या कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व करेगा, इसका जो मास होगा वो भी कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। मतलब एम वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एम वी आर इज ई कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, एन एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल नंबर है। और पी क्या है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, P इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। और 2 पाई भी एक क्या है, साडा नंबर ही है। ओके जानी, डन। और ये नंबर ऑफ शेल कैसे होंगे, इधर देखना ध्यान से, अच्छे से समझना। जैसे ये पहली शेल है, n इज इक्वल टू 1, K भी बोलते हैं इसको। फिर ये दूसरी शेल है, n इज इक्वल टू 2, L भी बोलते हैं इसको। n इज इक्वल टू 3, K L M। और एक और शेल ऐसे मैंने बना दी, ये ऐसे, ये शेल है, इसको क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 4, K L M N, है ना। कटरीना कैफ, लता मंगेशकर,
माधुरी दीक्षित और एन फॉर नूरा फतेही। ना ना नहीं समझा सर ना। के फॉर कटरीना कैफ, एल फॉर लता मंगेशकर, एम फॉर माधुरी दीक्षित और एन फॉर नूरा फतेही। सर डन। when electron moves from upper to lower level it gains the energy। ये क्या बोल रहा है, सुनना सुनना, थोड़ा गलत लिखा है इधर। when electron moves from lower to higher level, मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां नीचे से ऊपर की शेल में जाता है तो ये एनर्जी को गेन करता है, गेन करेगा, ऊपर जाएगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल इट लूज द एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन जब इधर एक्सेलरेट करता है तो ये कहीं भी अपनी एनर्जी का, एक शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो कभी भी एनर्जी लूज नहीं करता और वो कभी भी आके न्यूक्लियस में नहीं गिरता। ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। समझ आ गई? नहीं गिरता, ऐसा कुछ नहीं होता। एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यह सत्य है। वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अराउंड द सन। फिर इसने रेडियस का फॉर्मूला दिया। रेडियस क्या है? रेडियस का मतलब हो गया कि ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये यहां से रेडियस क्या होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्केयर अपॉन जेड। इसकी डेरिवेशन आपने करनी है, अभी करवाऊंगा मैं। ये कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है, V इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन। इसकी डेरिवेशन अभी करवाऊंगा मैं। ये 3 डेरिवेशन आपने कभी नहीं पढ़ी है। एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी है ना जिसकी वजह से ये यहां पे है। इसकी डेरिवेशन भी है। चलो करते हैं रेडियस की डेरिवेशन। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, आराम से सुनना। पहले तुझे अगर अभी ये चीज समझ आ गई ना, 3 की 3 डेरिवेशन तेरे लिए आसान हो जाएंगी। सेंटर पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जिसमें होते हैं प्रोटॉन। अब कोई एटम है, मैं बोल रहा हूं कोई भी एटम हो सकता है। अगर नियोन हुआ तो 10 एटॉमिक नंबर तो 10 प्रोटॉन होंगे, कोई भी हो सकता है ना। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी हो सकता है। एटॉमिक नंबर 1 तो 1 प्रोटॉन है, 2 तो 2 प्रोटॉन है, 3 तो 3 प्रोटॉन है, 4 तो 4 प्रोटॉन है, 5 तो 5 प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस ई। प्लस ई का मतलब ये ही हो गया ना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये पता है मुझे। बट मेरे पास यहां पे केस ये है कि यहां पे n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, n इंटू पी। n और प्रोटॉन पे चार्ज है E, है ना, n ही लिखा। बट मुझे पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप सारे लोग कैसे डिनोट करते हो, Z से। तो टोटल चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस पे, Z इंटू ई। ये आगे याद रखना, आगे मैं सीधा बोलूंगा Z इंटू ई इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज, और ये Q1 है। और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द डर 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 घूमा करता है, ये घूम रहा है, और ये चार्ज कौन सा हो गया, Q2। मतलब तेरे पास Q2 की वैल्यू क्या आ गई, E आ गई। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, यहां पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कंसीडर नहीं करूंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन चल के आया इधर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है R, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये कहां से लिखा आपने, कूलम्स लॉ से लिखा। यही फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर अपॉन R। ये आ गई कूलम वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर अब तू ध्यान से देख, Q1 की जगह क्या लिख रहा है, Z इंटू ई। Q1 की जगह Z इंटू ई, और Q2 की जगह क्या लिख रहा है, दैट इज E। फिर वही mv स्क्वायर अपॉन R। अब मेरी बात ध्यान से समझना, K Z E Z E स्क्वायर है ना, अपॉन R स्क्वायर, mv स्क्वायर अपॉन R। ये R स्क्वायर, R का स्क्वायर कैंसिल और ये R कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच्चा जी
क्या बचा, देखना ध्यान से, हमारे पास बचा, आराम से सुनना, मैं इस चीज को इधर लिख रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा लिख रहा हूं, के जेड ई स्क्र अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्र। इस आर को यहां से उठाऊंगा और यहां मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन क्या बनेगी, के जेड ई स्क्र एम वी स्क्र आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे आगे भी लिख सकते हो, एम वी स्क्र आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्र। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। मतलब तू इसको उठा के इस साइड भी लिख सकता है, इसको उठा के इधर भी लिख सकता है। बात समझे, देखना यार चाचा, ए इज इक्वल टू बी होता है तो बी इज इक्वल टू बी तो ए ही होता है, इतना क्या घूर रहा है, क्या कर दिया, ओ यार इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया। चल आगे, तेरे पास क्या इक्वेशन निकली, के जेड ई स्क्र इज इक्वल टू एम वी स्क्र आर। ये इक्वेशन निकली नहीं निकली, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या, रेडियस, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे रेडियस के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। तो मुझे, मेरे पास एक और इक्वेशन भी है, क्या इक्वेशन है देखना, आराम से सुनना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन भी है ना, ये बोर ने बोला था, मास वेलोसिटी रेडियस कांस्टेंट होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो मैं बोलूंगा ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयरिंग करो, एम वी आर का होल स्केयर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई का होल स्केयर। अब मैं इस इक्वेशन को छेड़ रहा नहीं हूं, बाद में छेड़ूंगा इसको, ध्यान से समझना। देख इधर, देख इधर, एम स्केयर वी स्केयर आर स्केयर इज इक्वल टू एन का स्केयर एन स्केयर एच स्केयर और 2 का स्केयर 4 और फिर क्या आ गया, पाई का स्केयर। ठीक है, ये मेरे पास कुछ कट रहा नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक, अब मुझे पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, देख, एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर, इसको मैं फर्स्ट ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि ये मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन सेकंड और फर्स्ट को मैं डिवाइड कर देता हूं, करो डिवाइड, एम वी स्केयर आर डिवाइडेड बाय एम वी स्केयर आर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर, इसके नीचे डिवाइड क्या आएगा, के जेड ई स्केयर। कहानी खत्म। अब देख, मैंने इस तरह से बना के डिवाइड किया ना कि ये वी स्केयर कैंसिल हो जाए, ये एम एम कैंसिल हो जाए, है ना, पक्की बात है ना। यहां पे स्केयर होगा, सॉरी, यहां पे एम का स्केयर होगा, ये देखें एम का स्केयर है, ये एम और इसका ये स्केयर कैंसिल हो जाए, ये आर और इसका ये कैंसिल हो जाए, तो ये मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास बचा एम, सिर्फ आर बचा है, वी स्केयर उड़ गया, एम से ये एम स्केयर उड़ गया, ये स्केयर उड़ा है, ये एक एम बचा है, ये आर बचा है, वही लिखा, एन स्केयर एच स्केयर डिवाइडेड बाय ये 4 पाई स्केयर, और ये नीचे डिवाइड ही हुआ है, नीचे डिवाइड हुआ ना, ये एक ही नीचे डिवाइड हुआ, ये पूरे के साथ डिवाइड हुआ, तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, के जेड ई स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो अगर आप देखो ये रेडियस r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, m आ जाएगा नीचे m 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। अब देख आराम से समझना, यहां से n स्क्वायर, यहां से आपका z, ये बाहर निकाल दो, ठीक है ना। मैंने बाहर क्या निकाला, एन स्क्वायर और z बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बच रखा है, क्या बच रखा है, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन m 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये पूरा एक और कांस्टेंट हो जाएगा जिसको आप r नॉट बोलते हो, क्या बोलते हो, r नॉट। तो r इज इक्वल टू r नॉट एन स्क्वायर अपॉन z। ये जो r नॉट है ना, मतलब ये पूरा आपने क्या बोला, r नॉट, और ये r नॉट की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने याद रखी है, तुझे भी याद रखनी है, कोई कैलकुलेट नहीं करनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट डालो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालो, 4 डालो, पाई की वैल्यू डालो, के की कांस्टेंट की वैल्यू डालो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डालो, तब आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम निकला। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन m 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर। इसमें जब सारी वैल्यू डालते हो तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। बस तुझे ये चीज रट लेनी है, ठीक है, कहां करता रहेगा, ठीक। ये रेडियस वाला फॉर्मूला अब क्या हो गया, ड्राइव हो गया। अब इसी तरह से हम किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, दैट इज वेलोसिटी का। देख समझना, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है,
कि कितनी रफ्तार से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुझे पता है Q2 की वैल्यू E लिखूंगा, प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Q1 क्या होगा, N इंटू प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन पे E होता है और N को हम Z से डिनोट करते हैं, तो Q1 किसके बराबर होगा, Q इंटू E। वेलोसिटी निकालनी है इस बार, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K Q1 की जगह ZE इंटू Z डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल स्क्वायर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर। मैं बोल रहा हूं कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर। इसके स्क्वायर का 2, ये आर पूरा जाएगा, तो के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला जो आर इधर था डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा mv स्क्वायर आर। ये आ जाएगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है ये वाली, बोर वाली। बोर वाली इक्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। अब मैंने क्या बोला, अब देखो आराम से सुनना। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, मेरे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, और मेरे लिए वेलोसिटी इस बार इंपॉर्टेंट है, रेडियस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं और रेडियस खुद ब खुद क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। मतलब ऐसा होगा जैसे ये वाली इक्वेशन है, मेरी बात ध्यान से समझना। इस इक्वेशन को तू ऐसे भी लिख सकता है, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, और इस इक्वेशन को तू इसके साथ डिवाइड कर देगा। कैसे, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। अगर तू ध्यान से देखे तो ये एम एम कैंसिल, ये वी और v कैंसिल, ये आर और आर कैंसिल, तेरे पास सिर्फ v बचेगा। तेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ v बचेगा, और v इज इक्वल टू दिस होगा। ध्यान से देख इधर, मैंने वही किया, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको डिवाइड किया दूसरी इक्वेशन के साथ। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इधर से m कैंसिल, इधर से v और इसका स्क्वायर कैंसिल, इधर से r और r कैंसिल, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच अपॉन 2 पाई। अब v बचा है, यही v मुझे चाहिए था, रेडियस को तो मैंने कैंसिल करना था, के जेड ई स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई। ये अब देख यहां पे क्या है, यहां पे ये सीन है कि भाई साहब इसके साथ डिवाइड हुआ है। वहां पहले क्या होता है, देख ध्यान से समझना, अगर ए बी अपॉन सी डी हो, है ना, ए बी अपॉन सी डी हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई होता है, दैट इज डी अपॉन सी, है ना। अगर केस कुछ ऐसा हो, केस कुछ क्या कैसा, इधर देखना ध्यान से, कुछ केस ऐसा हो जैसे ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी हो, तो इसके नीचे 1 होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा, ए अपॉन बी 1 अपॉन सी, तो ये वाला जो c है ये डायरेक्ट इसी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, देखना b इंटू सी हो गया, ठीक है। बट कभी कभी जैसे ये ऊपर ये वाला केस है, ये वाला केस क्या है, a डिवाइडेड बाय b अपॉन c है, तो ये c ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a अपॉन b इंटू सी। क्यों, बात समझे कि नहीं, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। देख ये रेसिप्रोकल होके, जैसे c ऊपर चला गया, c अपॉन b, इसको क्या लिखूंगा, a c अपॉन b। होप तुझे ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। तो ये 2 पाई हो गया, इधर ऊपर मल्टीप्लाई, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। अब मेरी बात ध्यान से समझ, तूने क्या क्या बाहर निकाल लेना, यहां से बाहर निकालना है तूने z और n, z अपॉन n तूने बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बचा, के ई स्क्वायर 2 पाई, के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन h, ये एक और कांस्टेंट हो गया, मतलब v इज इक्वल टू अ कांस्टेंट z अपॉन n। ये कांस्टेंट ये है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये जो v नॉट है, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। होप तुझे ये वेलोसिटी वाली डेरिवेशन भी अच्छे से समझ आई होगी। और मैं ये डंके की चोट में बोलता हूं कि ये वाली डेरिवेशन इतने अच्छे से, जितने अच्छे से मैंने यहां पे करवाई है, इतने अच्छे से कहीं और करवाई हुई नहीं है, और इतने आसान तरीके से कहीं और नहीं करवाई हुई है। प्लीज इसको अच्छे से चेक करना, 1 से 2 बार लिखना। ओके डन। कुछ पेज हैं जो डिलीट हो चुके हैं, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपन को सब आता है। दोबारा करेंगे, आपके सामने डेरिवेशन करेंगे। देखो
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सुन, एक एटम है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एन प्रोटॉन, एन ई जेड इंटू ई, ये किसका चार्ज आ गया, ये आ गया जी, दैट इज Q1। इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज शो नहीं करना, बट Q2 किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। मुझे एनर्जी निकालनी है। अगर तू मेरा बच्चा है, नहीं नहीं, तो अपने पापा का ही बच्चा है, अगर तू अच्छा बच्चा है तो तुझे इतना पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, जो टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर तूने इस टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, दोनों को सम करेगा, तेरे पास टोटल एनर्जी निकल जाएगी। बट ध्यान तूने इधर ही रखना। देख, मुझे पता है कि यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, दैट इज mv² अपॉन आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, दैट इज k Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। ये आर से ये आर कैंसल, ठीक है। एम हुआ जी, दैट इज mv² इज इक्वल टू k, Q1 की जगह ZE होता है, मैंने बता दिया ये, और Q2 की जगह क्या होता है, E, दैट इज E अपॉन R। तो mv² इज इक्वल टू k ZE² अपॉन R। mv² आया है तो दिमाग लगा कि mv² से क्या करो कि ये काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो k ZE² अपॉन R, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर, mv² इज इक्वल टू 1/2 k ZE² अपॉन R। तो ये पूरा किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाफ k ZE² अपॉन R। ये काइनेटिक एनर्जी तो निकाल चुका है, ये देख काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने निकाली है, ये निकाली ना, mv² पे लाके हाफ से इधर मल्टीप्लाई, काइनेटिक एनर्जी इधर आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तूने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, क्या, -k Q1 डिवाइडेड बाय R²। तो ये Q1 की जगह आप क्या लिखोगे, दैट इज Z इंटू ई, इसकी जगह क्या लिखोगे, E। तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k ZE², है ना, क्या जाएगा, ZE इंटू ई डिवाइडेड बाय R। ये माइनस है तो -1 इसकी जगह लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही k को k, वैसे ही z को z, वैसे ही E का E² डिवाइडेड बाय R। ये आपकी आ गई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकल चुकी है। अब आपके पास है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ k ZE² अपॉन R, प्लस तो प्लस, -1 k ZE² अपॉन R। ये देखिए, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला पूरा क्या है, कॉमन है। इसको मैं बाद में बाहर लूंगा, बट मैं पहले क्या कर लेता हूं, हाफ k ZE² अपॉन R प्लस -1 k ZE² अपॉन R। चले आगे यही है, हाफ k ZE² अपॉन R -1 इंटू k Z² अपॉन R। ये आ गया कॉमन, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कॉमन। इन दोनों को उठाया और बाहर रखा, दैट इज k ZE² अपॉन R। इधर क्या बचा, 1/2 -1 k ZE² अपॉन R, वैसे ही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बोथ टाइप मेथड बोलते हैं, 2 1 2 1 वैसे ही, और 2 नीचे कॉमन, एक में से -2 निकालो, -1 और 2 का 2 वैसे ही, k ZE² अपॉन R, k ZE² अपॉन R वैसे ही। इस हाफ को आगे ले आओ, या -1 इंटू k ZE² क्या हो जाएगा, -ZE², और 2 इंटू R क्या हो जाएगा, 2R। अब देख, यहां पे R आ गया है, अब ये जो R है ये मुझे एनर्जी के फॉर्मूले में नहीं चाहिए, तो आप इस R को रिप्लेस करोगे, वो जो अभी डेरिवेशन की थी, R इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 पाई k ZE² से रिप्लेस कर दोगे, तो आपके पास E नेट कितना आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू माइनस k ZE², 2 R की जगह आपने ये डाला है, दैट इज n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k ZE²। अब ये जो नीचे है ना पूरा, इस नीचे को उठाओ और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है ये वाली टर्म, तो E नेट इज इक्वल टू माइनस k ZE², ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर k ZE² डिवाइडेड बाय 2 n² एंड
एच स्क्वायर। होप तुझे इतनी बात क्लियर होगी। यही मैंने उठाया और इधर आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। ई नेट माइनस के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल यहां मेल खाती है, यही उठा के मैंने इधर रखा है। बट इधर ध्यान से देखो, देखो k इंटू के क्या होगा, ये k इंटू के क्या होगा, के स्क्वायर। z इंटू जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर। ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर 4। ठीक है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये पाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, पाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हो गया खत्म। 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ये z स्क्वायर और n स्क्वायर बाहर मान रहा हूं, क्योंकि मेरा फार्मूला ऐसा ही दिखता है। और बाकी जो बचा हुआ दैट इज ई नेट इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 एच की पावर। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा। ये ई नॉट और ई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये जो साडा ई नॉट है, ये जो हमारा क्या है ई नॉट है, वो किसके बराबर है, के माइनस के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर पाई के स्क्वायर 2 एच स्क्वायर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस, ये माइनस वाला वैसे ही रखा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेट एनर्जी को कैसे लिख सकते हो, दैट इज ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और आपको पता है ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस 13.6। तो नेट इक्वेशन मेरे पास क्या आई, ई नेट इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नाजिया ये बोल रही है सर इतनी बड़ी डेरिवेशन कौन करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशन है, बच्चा करके जाना नहीं तो पेपर में फेल होगे। ओके सर, इसके बाद है स्पेक्ट्रम। सवाल आता है स्पेक्ट्रम पे, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछा जाता है। क्या है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जीज की कोई रिप्रेजेंटेशन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, म्यू बड़ा तो एनर्जी बड़ी, फ्रीक्वेंसी कम तो फ्रीक्वेंसी म्यू बड़ा, मतलब फ्रीक्वेंसी बड़ी तो एनर्जी बड़ी, म्यू कम तो एनर्जी भी कम। तो वही मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारी एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है एक जगह पे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को क्यों रिलेट कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब कि स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों, मैं इस स्पेक्ट्रम में यह बताना चाहता हूं कि कौन सी एनर्जी के पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा एनर्जी है, कौन से एनर्जी के सेगमेंट के पास कम फ्रीक्वेंसी है और कम एनर्जी है। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि हमारा हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और उसकी कुछ शेल्स है, पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है और चौथी शेल है। ऐसी है ना, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। कटरीना कैफ, लता मंगेशकर, माधुरी दीक्षित, नूरा फतेही, है ना। अब देख मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर, बहुत सारी शेल्स होती है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर से आता है पहली शेल में, तो ये एनर्जी लूज करके ये आएगा ना, एक सेट ऑफ एनर्जी बनेगी, है ना। अब उसको रिप्रेजेंट करना है, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन की एनर्जीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या हुआ, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये थे ना, ये जो शेल्स थे इसको मैंने उठाया और ऐसे करके बनाया, है ना। ये शेल नंबर 1, ये इधर क्या आ गया, न्यूक्लियस, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, 5, 6, 7। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और पहली शेल में आए तो ये एक एनर्जी बनाएगा, है ना, एनर्जी को रिलीज करेगा। उसको मैंने उठाऊंगा, स्क्रीन पे लगाऊंगा, उसकी कैलकुलेशन करूंगा, स्क्रीन पे लगाऊंगा, ठीक है। और कहीं से भी आए और फर्स्ट शेल में आके गिरे तो एक एनर्जी की सीरीज बनेगी जिसको मैं बोलूंगा लाइमन सीरीज। अब ये देखो ये गैप कितना बड़ा है, तो इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। फिर बाल्मर में जाओ, कहीं से भी आए,
बल्मर पे इलेक्ट्रॉन गिरे, तो एक एनर्जी का सेट है। अब ये गैप कम हो गया, तो इसके कंपैरिजन में एनर्जी कम होगी है, ठीक है ना। देख, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, सेवंथ से आ रहा है। बल्मर सीरीज एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम है। अगर इस सब के पास एनर्जी 1000 है, इसके पास 800 एनर्जी होगी। फिर मैं बोला कई से भी आए और थर्ड में गिरे ना, एन इज इक्वल टू, तो क्या बना, पास्चन, और इसकी एनर्जी कम है, मैं बोल रहा हूँ 700 है। कहीं से भी आए, इधर से आए, थर्ड फोर्थ से थर्ड में आए, फिफ्थ से थर्ड में आए, सिक्स से थर्ड में आए, सेवन्थ से थर्ड में आए, कहीं से भी आए और फोर्थ में गिरे, आके फोर्थ में आके गिरे, तो ये कितना हो जाएगा, 500, एनर्जी कम है। कहीं से भी आए और फिफ्थ में आके गिरे, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 200 की। तो अब देखो, तो आपने एक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कम हो रही है, जब आप यहां से यहां पे जा रहे हो ना, एनर्जी कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनर्जी को बढ़ाते हुए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखना कि भाई साहब, देख, याद रखना, ये जो सीरीज है ना, इसकी इतनी एनर्जी ज्यादा है कि ये अल्ट्रा वायलेट बनता है। बल्मर हमें दिखता है, विजिबल है। पास्चन की एनर्जी कम है, इंफ्रारेड के वेवलेंथ में आता है या फ्रीक्वेंसी में आता है। ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में आता है। और पी फंड किस में आता है, दैट इज फार इंफ्रारेड में, मतलब इंफ्रारेड से आगे, जहां पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत फेमस फार्मूला, इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट, वेव नंबर। 1/λ क्या होता है, वेव नंबर। वेव नंबर अगर कैलकुलेट कर सकते तो उसका रेसिप्रोकल क्या, वेव लेंथ। वेव लेंथ कैलकुलेट होगी तो अगर आप ध्यान से देखो तो C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू होता है। वेव लेंथ पता चल गई तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो एच म्यू पता चल गया, एनर्जी पता चल गया। एनर्जी कब, जब इलेक्ट्रॉन एन शेल से लेकर N1 से लेकर N2 में जाए या N2 से N1 में आए, मतलब ऐसे है ना। एनर्जी कब की, जब शेल N1 से N2 में जाए या N2 से N1 में आए। और फॉर्मूला क्या है, 1/λ, ये वेव नंबर है, इज इक्वल टू जेड स्केयर। जेड स्केयर क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एटॉमिक नंबर भी बोलते हो। आर क्या है, एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, और ब्रैकेट में 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिस विच इज इक्वल टू 1, ऐसे याद रख लो, 4 5 6 7 8 9 10, और 4 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा के 6 लगाना, और पर मिनट इसकी क्या, पर मीटर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, ठीक है। बाकी मैंने एटम को बहुत अच्छे से समझाया है। आज महराज है, मुझे रोजा भी है, दुआ करना अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और मैं भी पक्का आप सब के लिए दुआ करूंगा कि आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे नंबर आएँ। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। बाकी मैं सच बोलूं तो प्लीज़ मेहनत करना। हमारे नबी को भी मेहनती इंसान बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है।